हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में हम जो है सूचकांक वाले चैप्टर के जो है जितने भी मेथड होते हैं सूचकांक को कंस्ट्रक्ट करने के, उन सारे के सारे मेथड के जो है न्यूमेरिकल कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो भैया उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिए। बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है आज का वो बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्लस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। गाइस, उपभोक्ता कीमत सूचकांक, जिसको जीवन निर्वाह लागत सूचकांक भी कहते हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपका ग्रेजुएशन लेवल तक पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ठीक है, थ्योरेटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल भी आ जाता है एग्जाम में और न्यूमेरिकल भी आ जाता है। जब बच्चा थ्योरेटिकल कर जाता है तो न्यूमेरिकल आता है, जब न्यूमेरिकल कर जाता है तो थ्योरेटिकल आता है। तो चतुराई इसी में है मेरे भाई कि आपको इसका जो है थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल जो है दोनों के दोनों आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ना तो आप थ्योरेटिकल छोड़कर जा सकते हो इसका, ना ही प्रैक्टिकल छोड़कर जा सकते हो, क्योंकि दोनों के जो है पॉसिबिलिटी ज्यादा है एग्जाम में आने की। तो इस वीडियो के अंदर हम दोनों की दोनों चीजें, थ्योरेटिकल जितना भी है, इसकी इस रचना, इसकी कठिनाइयां, इसका महत्व, उपयोग, अर्थ, न्यूमेरिकल, सारी की सारी चीजें हम जो है इस वीडियो के अंदर डिस्कशन कर लेंगे। तो बकवास बहुत हो गई है, मुद्दे पर आते हैं। पहली 1.5 मिनट खराब हो चुका है। सबसे पहले तो इसके अर्थ की बात करते हैं, थोड़ी किताबी लैंग्वेज पढ़ते हैं कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, क्या मिलेगा इसको बनाने से, क्या तंबूरा उखाड़ लेंगे हम, देखते हैं। ये कह रहा है कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक विभिन्न स्थानों में रहने वाले उपभोक्ता द्वारा के अलग अलग जगह पर जो भी कंज्यूमर रहता है, वो जितने भी वस्तुओं का उपभोग करता है, उनके द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में होने वाले परिवर्तन को मापता है। बहुत ही सिंपल और बिल्कुल सरल लैंग्वेज मैंने आपके लिए लिख रखी है, सीधा सीधा आपको समझ आ रहा होगा। क्या कह रहा है ये कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक आपको क्या बताएगा कि डिफरेंट प्लेसेस पर, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है आपको, डिफरेंट प्लेसेस पर जो डिफरेंट कंज्यूमर रहता है ना, वो जितने भी पर्टिकुलर गुड्स को वो कंज्यूम करता है, ठीक है, जितने भी पर्टिकुलर गुड्स को वो कंज्यूम कर रहा है, तो पहले मान लीजिए अगर बात करें, 2 सन ले लिए मैंने, एक ले लिया मैंने सन 2000 और एक ले लिया मैंने 2020, ठीक है, 2 सन ले लिए। तो ये आप जानते ही हैं, ये आधार वर्ष होगा और ये जो है चालू वर्ष होगा। और मैंने मान लीजिए 5 वस्तुएं ले ली। तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक आपको क्या बताएगा? उपभोक्ता कीमत सूचकांक आपको ये बताएगा कि भाई ये जो उपभोक्ता है ना, सन 2000 में इन 5 वस्तुओं पर कितना खर्चा करता था, और जब प्राइस में जब फ्लक्चुएशन हुए, कीमतें बढ़ी या कीमतें घटी, जो भी हुआ, इन्हीं 5 वस्तुओं पर 2020 में खर्चा ज्यादा कर रहा है या खर्चा कम कर रहा है, इन्हीं पर्टिकुलर गुड्स पर, ठीक है। उसको वो कौन बताएगा? वो बताएगा उपभोक्ता कीमत सूचकांक। क्या कह रहा है कि डिफरेंट प्लेसेस पर जो भी डिफरेंट कंज्यूमर रहता है, वो जितनी भी वस्तुएं उपभोग करते हैं, जब उन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में चेंज आता है, तो आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में वो उसमें ज्यादा खर्चा कर रहा है या उसमें कम खर्चा कर रहा है, उन परिवर्तनों को जो मेजर करता है उसको जो है मेरे भाई उपभोक्ता कीमत सूचकांक या जीवन निर्वाह लागत सूचकांक कहते हैं। तो ये बात आपको भेजे के अंदर घुसा लेनी है। दूसरी बात करें कि इसकी रचना कैसी होती है, उपभोक्ता कीमत सूचकांक की रचना अगर मुझे बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो मुझे क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्या क्या इन्फॉर्मेशन की मुझे जो है जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो मुझे जरूरत पड़ेगी उपभोक्ता वर्ग का चुनाव, कि मुझे किन उपभोक्ताओं के लिए जो है उपभोक्ता कीमत सूचकांक बनाना है। क्योंकि मेरे भाई जो उपभोक्ता वर्ग होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे कि औद्योगिक वर्ग होता है, शिक्षित वर्ग होता है, कृषि श्रमिक होते हैं, और आपका कह सकते हो सरकारी कर्मचारी होते हैं। उपभोक्ता को जो है अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कृषि के लिए बना रहे हो, शिक्षक के लिए बना रहे हो, सरकारी के लिए बना रहे हो, औद्योगिक के लिए बना रहे हो, कौन से श्रमिक के लिए आप जो है उपभोक्ता कीमत सूचकांक बनाना चाहते हो। सबसे पहले तो आपको इस चीज का सिलेक्शन करना पड़ेगा। जब आपको इस चीज का सिलेक्शन हो जाएगा कि मान लीजिए आपको पता चल गया कि मुझे जो है
कृषि श्रमिक के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक बनाना है। जब आपको ये पता चल गया तो दूसरा जो है यहाँ पर मुद्दा ये है कि पारिवारिक बजट की जानकारी, फिर उसके बजट की जानकारी, फैमिली बजट की जानकारी। कृषि श्रमिक के फैमिली बजट की जानकारी जो है आपको कुछ पता होनी चाहिए, जैसे कि वो किन किन वस्तुओं का उपभोग करता है, कितनी क्वांटिटी में उन वस्तुओं का उपभोग करता है, किस प्राइसेस पर करता है, और उन वस्तुओं पर वो कितनी पेमेंट जो है वो करने के लिए रेडी है, कितना खर्चा उन वस्तुओं पर तैयार करने के लिए, एक्सपेंडिचर तैयार करने के लिए रेडी है। ये सारी की सारी जानकारी आपको उस वर्ग की पता होनी चाहिए। ठीक है, उपभोग वस्तुओं में कुछ भी आ सकता है, फूड, क्लोथ, फ्यूल, लाइटिंग, हाउस रेंट, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, उपभोग तो हम बहुत सारी चीजें करते हैं। जब हमें ये भी पता चल जाता है तो तीसरा स्टेप ये है कि आधार वर्ष का चुनाव। ये तो सिंपल सी बात है कि आपको अगर आज उपभोक्ता कीमत सूचकांक बनाना है तो आधार वर्ष किसको लेंगे, आधार वर्ष का आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, साथ के साथ कीमतों की जानकारी, ये गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो उपभोक्ता, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ, बहुत सारे, एक होता है होलसेल, एक होता है रिटेल, बहुत सारे होते हैं, लेकिन मोस्टली जो बनता है वो होलसेल बनता है। लेकिन उपभोक्ता कीमत सूचकांक जो है गाइस वो जो है रिटेल पर बनता है, फुटकर कीमतों पर। ठीक है, तो कौन सा फुटकर लेना चाहिए, कौन से रिटेल प्राइस हमें जो है लेने चाहिए। रिटेल प्राइस गाइस हमें वो लेने चाहिए जहां से, अगर मैंने कृषि श्रमिक लिए हैं तो वो कृषि श्रमिक जो है मोस्टली किन फुटकर व्यापारियों से वस्तुएं सेवाएं खरीदते हैं, वो जो प्राइस है हमें जो है उन्हीं प्राइजेस को लेना चाहिए जहां से मोस्टली वो वस्तुएं और सेवाओं को खरीदते हैं। साथ के साथ पांचवा जो है भारांकन, वेटेज। वेटेज आपको जो है किस तरीके से देनी है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, हर उपभोक्ता वर्ग के लिए कुछ वस्तुएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं और कुछ वस्तुएं बहुत कम इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो वेट जो है इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंगली देना है। ठीक है, आप दो तरीके से वेट देख सकते हो, एक होता है क्वांटिटी वेट, एक होता है एक्सपेंडिचर वेट। सबने अपने अलग अलग मेथड बता रखे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा किस उपभोक्ता वर्ग के लिए है। ठीक है, और उस उपभोक्ता वर्ग के लिए वो वस्तु और वो सेवा जो है कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना पड़ेगा, वेट देना पड़ेगा। तो अगर आपको उपभोक्ता कीमत सूचकांक की रचना करनी है तो सबसे पहले तो ये 5 चीजें आपको जो है पता करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी आप जो है उपभोक्ता कीमत सूचकांक बना सकते हो। ठीक है जी, बना लेंगे। लेकिन जब आप इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, अब भैया इन 5 चीजों को अगर आपको कलेक्ट करना है तो कुछ प्रॉब्लम्स को भी हमें जो है फेस करना पड़ेगा। तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है, अगर हम उपभोक्ता कीमत सूचकांक को बना रहे हैं, उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसकी रचना कर रहे हैं, तो हमें किन किन प्रॉब्लमों को फेस करना पड़ता है। सबसे पहले कह रहा है जीवन स्तर में अंतर। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब है गाइस, क्योंकि उपभोक्ता वर्गों को हमने अलग अलग कैटेगरी में जो है बांट दिया है, जिसकी वजह से सभी उपभोक्ता वर्गों के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर सबका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो अलग अलग होता है, जिसकी वजह से सभी के लिए एक उपभोक्ता कीमत सूचकांक नहीं बनाया जा सकता। सबसे पहली प्रॉब्लम जो है हमें ये फेस करनी पड़ती है। दूसरा हमें जो ये फेस करना पड़ता है कीमतों में अंतर, क्योंकि होता क्या है, जो रिटेल प्राइस होते हैं अलग अलग प्लेसेस पर सबके अलग अलग होते हैं। कोई किसी वस्तु को किस प्राइस पर बेच रहा है, कोई डिफरेंट प्राइसेस पर बेच रहा है, तो आप उससे क्या दिक्कत आएगी, कीमत ज्ञात करना जो है वो बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाएगा। और तीसरी जो है हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है वो है व्यय के अनुपात में अंतर। इसका क्या मतलब है कि जो डिफरेंट डिफरेंट जितने भी उपभोक्ता वर्ग होते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने 2 अलग अलग प्लेसेस के कृषि श्रमिक ले लिए। अब होता क्या है गाइज, कंज्यूमर जो है अपनी हैबिट के अकॉर्डिंगली कह सकते हो, अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंगली, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली जो है किसी वस्तु पर खर्च करता है। ठीक है, एक उपभोक्ता वर्ग के लिए वो वस्तु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है तो वो उस पर ज्यादा खर्च करेगा, दूसरा जो है उसमें कम खर्च करेगा अगर उसमें इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ऐसी उसमें क्योंकि एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो हमें जो है उपभोक्ता कीमत सूचकांक बनाने में इन सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। ठीक है जी, ये 3 प्रॉब्लम आती हैं उपभोक्ता कीमत सूचकांक की रचना करने में। अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकल पर्पस से कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक का महत्व क्या है, मिलेगा क्या हमें इसको पढ़कर, क्या तंबूरा उखाड़ लेंगे हम इससे, और इसका यूज कहां पर है, क्या कौन यूज करता होगा इसको, ये बनाने का क्या मोटिव है हमारा, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो मेरे भाई
इसको बनाने का बहुत ही ज्यादा मोटिव है। इसका यूज जो है कई जगह पर होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए सबसे पहला जो है कीमत नीति का निर्धारण। सबसे पहले तो भाई गवर्नमेंट जो है उपभोक्ता कीमत सूचकांक का यूज करती है कीमत नीति का निर्धारण करने के लिए, कि कीमतों को कंट्रोल करना चाहिए, क्या दोहरी कीमत को यूज करना चाहिए, राशनिंग को यूज करना चाहिए, किस चीज को यूज करना चाहिए। गवर्नमेंट इस चीज का जो डिसीजन है वो उपभोक्ता कीमत सूचकांक के बेस पर ही लेती है। साथ के साथ मजदूरी समायोजन, गाइस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मजदूरी समायोजन ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एक, जैसे कि देखिए फॉर एग्जांपल के लिए सन 2000 में सन 2000 ले लिया और सन 2020 ले लिया, ठीक है मेरे भाई। इनकम थी यहाँ पर 10,000 और यहाँ पर भी 10,000 ही उसकी इनकम है। पहले प्राइस जो थे वो 10 रुपए थे और वो उस पर जो है कितनी क्वांटिटी खरीद रहा था, 1000 क्वांटिटी खरीद रहा था मान लीजिए, ठीक है। 10,000 रुपए खर्च हो जाएंगे। क्या मान लीजिए प्राइस डबल हो गए 20 रुपए, लेकिन अब वो कितनी क्वांटिटी खरीदेगा, अब वो केवल 500 क्वांटिटी खरीदेगा, ठीक है। उसकी उपभोग करने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इनकम तो उतनी है लेकिन मुद्रास्फीति हो गई है। प्राइस पहले 10 थे, वही वस्तु जो पहले 10 रुपए की मिल रही थी वही वस्तु अब 20 रुपए की मिल रही है, जिसकी वजह से आप अपना उपभोग कम कर देंगे, क्योंकि आपकी आय में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। तो मेरे भाई कीमत सूचकांक का यूज हर बिजनेसमैन, हर एम्प्लॉयर करता है। उसको ये देखना पड़ेगा कि भाई जो मैं सैलरी उसको दे रहा था सन 2000 में, अगर वही सैलरी मैं उसको 2020 में दूं, क्या वो सरवाइव कर सकेगा? नहीं कर सकेगा वो सरवाइव, क्योंकि उस टाइम के मुकाबले में आज उन वस्तुओं की कीमत डबल हो चुकी है, जिसकी वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाएगा और मुझे उसकी इनकम में चेंज करना पड़ेगा। तो वो जो इनकम में हर साल कह सकते हो जो भी चेंज आता है उसको इंग्लिश में डियरनेस अलाउंस कहते हैं, और महंगाई भत्ता उसको हिंदी में कहते हैं। वो उसमें जो है आप ये जो प्राइस में ये जो डबल हो गए हैं, आप इसके साथ कंपनसेट कर सको, सरवाइव कर सको, मार्केट के अंदर टिके रह सको, इसलिए आपको जो है वो दिया जाता है। तो मजदूरी समायोजन में, वेज एडजस्टमेंट में इसका यूज होता है। साथ के साथ इसके अंदर जो है वास्तविक मूल्यों का माप, इसके अंदर क्या होता है, वास्तविक मूल्यों का माप। इससे गाइज हमें जो है अपनी मुद्रा की परचेजिंग पावर का पता चलता है कि हमारी मुद्रा की परचेजिंग पावर कितनी है, कि हम इतनी मुद्रा से हम क्या क्या चीजें जो है खरीद सकते हैं। उसको कहते हैं वास्तविक मूल्यों का माप, मेजरमेंट ऑफ रियल वैल्यू, कि एक्चुअल में इतने पैसों से कितनी वस्तुएं आ सकती हैं, उसको वास्तविक मूल्यों का माप कहते हैं। साथ के साथ कह रहा है बाजारों का विश्लेषण। बाजारों का विश्लेषण का क्या मतलब होता है कि मार्केट को एनालाइज करता है कि जो भी पर्टिकुलर गुड्स हैं, जो भी पर्टिकुलर सर्विसेज हैं, उसकी मार्केट के अंदर कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, उस चीज को एनालाइज करने के लिए भी, किसी पर्टिकुलर गुड्स की मार्केट के अंदर क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उस चीज को मेजर करने के लिए भी उपभोक्ता कीमत सूचकांक का यूज किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय आय अपस्वायक, इसको कहते हैं नेशनल इनकम डिफ्लेटर। इसका क्या मतलब होता है कि आपकी जो नेशनल इनकम है, जो राष्ट्रीय आय है, या आप जब 12th स्टैंडर्ड में आएंगे तब आपको पता चल जाएगा राष्ट्रीय आय क्या होती है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय का सम होता है, प्रति व्यक्ति एक बंदे की इनकम कितनी है, फिलहाल अभी इतना ध्यान रख लीजिए। तो आपकी राष्ट्रीय आय में एक्चुअल में, वास्तविक में कितना चेंज आया है, उस चीज का अनुमान लगाने के लिए भी उपभोक्ता कीमत सूचकांक को यूज किया जाता है। तो मेरे भाई ये फालतू में आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो इसके जो है बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत सारे इसके फायदे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो कहीं ज्यादा है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, जिसकी वजह से हमें उपभोक्ता कीमत सूचकांक को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सबसे पहले तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। बात करते हैं अब ये बनेगा कैसे, क्या क्या इसके जो है मेथड है और किस मेथड का क्या फॉर्मूला है, कैसे जो है इससे तैयार किया जाता है। देखिए तो भैया उपभोक्ता कीमत सूचकांक की रचना करने की विधियां, दो मेथड से हम जो है इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एक होती है समूहीकृत व्यय विधि, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर
और दूसरी होती है फैमिली बजट मेथड। इन दोनों मेथड से हम जो है इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और बहुत ही ज्यादा आसान है, पीछे हम ये कर आ चुके हैं। इस मेथड की अगर बात करें, इसका फॉर्मूला ये है, बिल्कुल सिमिलर जो लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर वाले का। और पारिवारिक की बात करें तो इसका ये है फॉर्मूला, जाना पहचाना ही है। प्रीवियस वीडियो में हम जो है इसको पढ़ते आ रहे हैं, आर कैसे निकलता है, डब्ल्यू कैसे निकलता है। तो अगर हम इस वीडियो की इस मेथड की अगर हम बात करें समूहीकृत विधि से, अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, मदे दे रखी हैं आपको या वस्तुएं कह सकते हो, ABCDEFGH, और आधार वर्ष की मात्रा दे रखी है Q0, आधार वर्ष का प्राइस दे रखा है और चालू वर्ष की कीमतें दे रखी हैं आपको। तो मुझे यहाँ पे जो है दो चीजें चाहिए फिलहाल, P1 की Q0 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, एक तो ये चाहिए मुझे, साथ के साथ दूसरा मुझे क्या चाहिए, P0 की Q0 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो दोनों देख लीजिए कहां पर है, P1 Q0, इन दोनों को आपको जो है मल्टीप्लाई करना है, P1 Q0 को। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा जी, 150, 20 से कम 20, 18 दूनी 36, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 25, इसको कर देंगे 25, इसको कर देंगे 60, इसको कर देंगे 25, इसको कर देंगे 25। ठीक है जी, ये हो गया मल्टीप्लाई। P0 Q0 इन दोनों की 24 इंटू 5 120, देन 16, देन 24, देन 20, देन फिर 20, 40, 20, मुद्दा खत्म। दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आपका आ गया है। P1 Q0 को जोड़ेंगे 366 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे 280 आ जाएगा, फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। P01 इज इक्वल टू P1 Q0 366 अपॉन में 280 इंटू में 100, आंसर आ जाएगा 130.71 आंसर। बात खत्म, वेरी इजी, वेरी सिंपल। कौन से मेथड से करा है मैंने अभी, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से। ठीक है, समूहीकृत व्यय विधि से मैंने अभी इसको सॉल्व किया है। अब मैं एक और क्वेश्चन लूंगा जिसमें आपको फैमिली बजट मेथड से जो है उपभोक्ता कीमत सूचकांक को करके दिखाऊंगा। इसका फॉर्मूला है RW अपॉन में सिग्मा W। देखिए, तो मुझे इसी मैं यही कर देता हूँ। ठीक है, मैंने गलती से इसको यहाँ लिख दिया है, कोई नहीं, एडजस्ट हो जाएगा। मुझे एक तो चाहिए भाई R। ठीक है, R कैसे निकलता है, P1 अपॉन में P0 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, करते आ रहे हैं, P1 ये रहा, P0 ये रहा, 30 अपॉन में 24 इंटू में 100, बस और कुछ नहीं करना है, आंसर आपका आ जाएगा। इसको करेंगे सबसे पहले को 125। ठीक है जी, 20 अपॉन में 16 इंटू में 100, इसको भी करेंगे 125। तीसरा करेंगे 150, चौथा करेंगे 125, फिर करेंगे 125, फिर करेंगे 150, फिर करेंगे 125 और फिर करेंगे 125। कुछ नहीं करना है आपको, दिस अपॉन में दिस मल्टीप्लाई 100, दिस, मुद्दा खत्म, बात। अब यहाँ पे बहुत ही चीज यहाँ पे आपको ध्यान देनी है, यहाँ पर आपको भार नहीं दे रखा है W। तो मेरे भाई, अगर आपको W यहाँ पे भार तो नहीं दे रखा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर W गिवन ना हो ना, तो ये P0 Q0, क्या बोला मैंने, P0 Q0 को भी भार कह सकते हो। ठीक है, P0 Q0 को आप भार कह सकते हो। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि मेरे को फॉर्मूला लगाना है ये RW अपॉन में सिग्मा W। तो मेरे पास ये तो 280 तो है ही, मेरे को R और W दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो मैं यहाँ पे एक और कॉलम बना लेता हूँ RW का, जिससे कि आप पूरा मेरा मुद्दा क्लियर हो जाएगा। देखिए, RW जो है वो कैसे निकलेगा, R ये रहा, W ये रहा, बात खत्म। इसको करेंगे पहले मल्टीप्लाई 15,000, अगले को करेंगे 2,000, अगले को करेंगे 3600, अगले को करेंगे 2500, अगले को करेंगे 2500, अगले को करेंगे 6,000, देन फिर से 2500, देन फिर से 2500, बस मुद्दा खत्म। दोनों को सम कर देंगे 36,600
और फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला जो है क्या कहता है, सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू। तो कितना आ गया 36,600 अपॉन में 280, ठीक है, इज इक्वल टू 130.71। तो ये मैंने किससे करा है, ये मैंने करा है फैमिली बजट मेथड से। किससे करा है, फैमिली बजट मेथड से करा है। और ये डब्ल्यू भार वाला आपको पता होना चाहिए। अगर भार आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो आप P0 और Q0 की मल्टीप्लाई कर कर भी भार निकाल सकते हो। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो को वॉच किया। इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। कुछ भी समझ ना आया हो, थ्योरेटिकल हो, न्यूमेरिकल हो, कुछ भी समझ ना आया हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।